नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वर्क एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके का जो टॉपिक होता है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको 100 तरीके के MCQ बताऊँगा, जो MCQ काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ में जो लोग हमसे बोलते थे, जो लोग हमारी वीडियो में बोलते थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी टफ रहती है जीके में, जनरल नॉलेज में, तो इसकी वीडियो लेकर आइए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो आप तैयारी कर रहे हैं जिस भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे SSC हुआ, NTPC हुआ, एंड हमारा RRB NTPC का हुआ, UPSC हुआ, MPPSC हुआ, CHL, CGL, इन सभी के लिए हमारी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ में मैं आपको ये भी क्लियर करा देता हूँ कि ये जो वीडियो है हमारी, इस वीडियो को अगर आप पूरे देख लेते हैं ध्यान से तो आपके 100 के 100 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा पहला है नोहे कलाई झरना किस प्रदेश में है? नोह कलाई झरना किस प्रदेश में है? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 केरल, नंबर 2 असम, नंबर 3 मणिपुर और नंबर 4 है मेघालय। तो मैं आपको बता दूं, जो नोह कलाई झरना है वो मेघालय के चेरापूंजी में है। वो कहाँ पर है? वो मेघालय के चेरापूंजी में है और यह 1115 फीट ऊंचा है। कितना? 1115 फीट ऊंचा है। 1115 फीट ऊंचा है तथा इसकी चौड़ाई दोस्तों कितनी है? इसकी चौड़ाई है 75 फुट। तो 11, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो नोह कलाई झरना है वो किस प्रदेश में है, तो आप बता देंगे कि वो हमारा मेघालय तो प्रदेश में है। अगर आपसे वो पूछ ले कितना ऊंचा है, तो आप क्या बताएंगे? 1115 फीट ऊंचा है। एंड इसकी जो चौड़ाई है वो 75 फीट है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, केरल के सबरीमाल के लिए समर्पित एक प्रसिद्ध जगह है। कौन सी है? 4 ऑप्शन है, अयान, अयप्पन, बथुपन एंड दूसरा है लास्ट है हमारा कोटिलिंगेश्वर। तो इसका जो हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन क्रमांक बी सही है हमारा, अयप्पन। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसको देखेंगे। 4 है हमारे रसीला गुजरात, ये तो हमारा सही है। दूसरा है हमारा वीथी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। और चौथा है हमारा कृष्णवट्टम केरल का, ये भी सही है। ये क्या है हमारे लोक नृत्य हैं जो किस ऐसे रसीला लोक नृत्य गुजरात से है, ये तो सही है। वीथी आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। कृष्णवट्टम केरल, ये भी सही है। लेकिन इस जो चौथा वाला है विदेशिया उत्तराखंड, ये हमारा गलत है, क्योंकि विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। कहाँ का है? लोक नृत्य बिहार का। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्रमांक ये क्या पूछ रहा है? मिलान सही नहीं है, तो हमारा मिलान 4th नंबर का सही नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? नंबर 1 आचार्य तुलसी सम्मान, नंबर 2 व्यास सम्मान, नंबर 3 है सरस्वती सम्मान और नंबर 4 है हमारा राजहर्ष सम्मान। तो मैं बता दूं, जो व्यास पुरस्कार है, जो हमारा व्यास सम्मान वाला जो हमारा व्यास पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन क्रमांक बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में अनुमोदित आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन AVNHPM में निम्नलिखित में कौन सी योजना सम्मिलित हुई? नंबर 1
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, नंबर दूसरा वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, नंबर तीसरा है राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना और नंबर चौथा है फर्स्ट और सेकंड। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सबसे सही आंसर है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जो हमारा आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन, क्या आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन AVNHPM आयुष भारत मिशन के तहत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। यह योजना प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान कराती है। इस स्कीम में 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, मतलब ये पहला और दूसरा दोनों ही हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्रमांक डी सही हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है। नंबर 1 GDP डिफ़ॉल्टर, नंबर दूसरा CPI ALRL और नंबर तीसरा है CPI IW और नंबर चौथा है WPI। हमारा सही आंसर है। इसकी फुल फॉर्म होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होती है? होलसेल, WHOLE, होल सेल प्राइस इंडेक्स। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं थोक मूल्य सूचक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथनों पर ध्यान देना है। नंबर 1 संकेतक योजना मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। नंबर दूसरा परिच्छेद योजना समाजवादी देशों द्वारा उपयोगी की जाती है, जहां योजना के प्रत्येक पहलू को राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन सत्य बताना है दोस्तों। तो हमारा जो केवल वन हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। निम्नलिखित को भारत की सबसे बड़ी आयाती फसलों के रूप में क्रम से व्यवस्थित कीजिए। दाल, लकड़ी और लकड़ी के पदार्थ, खाद्य, सब्जी और तेल। तो मैं आपको बता दूं, भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात पदार्थ है खाद्य, सब्जी, तेल। क्या खाद्य, सब्जी, तेल तो पहले नंबर पे आएगा। तो इसमें ऑप्शन क्रमांक तीसरा कौन से ऑप्शन में है? तो ये हमारी ऑप्शन क्रमांक बी में सही हो जाएगा। उसके बाद आती है हमारी भारत में लकड़ी के पदार्थ और दालें हैं। लकड़ी के पदार्थ ऑप्शन 2 और फिर उसके बाद आती हैं दाल। तो पहले 3 फिर 2 फिर 1। तो हमारा ऑप्शन क्रमांक भी सही हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है चाय, कॉफ़ी, बासमती चावल और दाल। तो मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा ऑप्शन क्रमांक सी सबसे सही है, क्योंकि बासमती चावल भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। नंबर 1 केंद्र सरकार, नंबर दूसरा है राज्य सरकार। तो हमारे 4 ऑप्शन हैं। केवल 1 यानी केंद्र सरकार, केवल 2 यानी कि राज्य सरकार और ऑप्शन क्रमांक सी 1 और 2 और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 1 और 2 है। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किया जाता है। FCI के माध्यम से केंद्र सरकार में निम्नलिखित जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1 खरीद, भंडारण, अनाज का परिवहन। नंबर दूसरा राज्य सरकारों को अनाज के बल्क आवंटन।
तो राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी परिचालन है वे निम्नानुसार: गरीबी रेखा से नीचे परिवार की पहचान, राशन कार्ड जारी कराना, उच्च मूल्य दुकानों पर कामकाज का पर्यवेक्षण। तो इसमें ऑप्शन क्रमांक जो हमारा सी है, 1 और 2 ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 11 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। नंबर 1 NAFED, नंबर 2 नाबार्ड, नंबर तीसरा है TRIFED और नंबर 4 है FCI। तो मैं बता दूं इसका जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक ए। ऑप्शन क्रमांक ए सही है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को की गई। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा SARFAESI सारफसी अधिनियम के प्रावधान हैं जो बैंकों को अपनी गैर निष्पादित संपत्तियों NPO के कम करने में सक्षम बनाता है। नंबर 1 सुरक्षित लेनदार, नंबर 2 बैंक वित्तीय संस्थान द्वारा सुरक्षा ब्याज का परिवर्तन, नंबर ऑप्शन क्रमांक 2 है संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के गैर निष्पादित संपत्तियों का स्थानांतरण जो उन संपत्तियों को निपटाने करेगा और आय का एहसास करेगा, और तीसरा है परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए कानून ढांचा प्रदान। और जो हमारा फोर्थ है भारत के क्रेडिट सूचना ब्यूरो सिविल के तहत ग्राहकों को विश्वसनीयता ट्रैक रिकॉर्ड बनाने में बैंकों की सहायता करना। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक सी है, ऑप्शन क्रमांक सी सही है 1, 2 और 3। नेक्स्ट है हमारा भारत में नोट छपाई की जगह निम्नलिखित में से कहाँ हैं? नासिक, होशंगाबाद, हैदराबाद एंड औरंगाबाद एंड देवास। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक जो बी है, ऑप्शन क्रमांक बी सही है। 1, 2, 3, 5 मैं बताऊँ। भारत के 4 मुद्रा नोट प्रिंटिंग प्रेस है। मैसूर कर्नाटक और सलबोनी पश्चिम बंगाल में 2 RBI प्रेस द्वारा 2 सुरक्षा प्रिंटिंग और मीटिंग कॉर्पो ऑफ इंडिया लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र और देवास मध्य प्रदेश में हैं। इसके अलावा 4 जगह हैं जहां सिक्के कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा के मिंट किए जाते हैं। सुरक्षा पेपर मिल की स्थापना 1968 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में बैंक नोट्स के लिए कागजात बनाने के लिए की गई थी। तो ऑप्शन क्रमांक जो हमारा वी है 1, 2, 3 और 5 ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्रमांक 14। व्यवहार्यता गैप फंडिंग योजना VGF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 VGF के तहत केंद्र सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोड में लागू होने वाली परियोजनाओं की पूंजीगत लागत का 20% तक मिलती है। नंबर 2 है इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। नंबर 3 है VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे स्वास्थ्य और शिक्षा है। और जो हमारा नंबर 4 है VGF का बल गुणक जिसके सरकार अपने संसाधनों को अधिक प्रभावी ढंग से लाभ पहुंचाने में सक्षम बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन क्रमांक सी है VGF के लिए पात्र क्षेत्र बुनियादी ढांचे
स्वास्थ्य और शिक्षा है, ये सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। उचित वस्तुओं पर लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सरकार को एक आवश्यक वस्तु के रूप में वस्तु घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ईसी अधिनियम के तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कौन से माल आते हैं? कागज़, हैंड, उर्वरक, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, रुई और जूट बीज। में से विकल्प कौन से सही हैं? तो मैं जो बता दूं दोस्तों, जो हमारा हॉर्न यार्न है, उर्वरक हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद हैं, रुई और जूट के बीज, ये हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत माल आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा, 2, 3, 4 एंड 5 सही हो जाएगा। उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मतलब आवर्ती आधार पर उच्च मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। पीडीएस में मिलान वाली वस्तुएं हैं चावल, गेहूं, दाल, चीनी, केरोसिन। इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों मैं बता दूं, पीडीएस में जो मिलने वाली वस्तुएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती है हमारी चावल, गेहूं, दाल एंड केरोसिन। चीनी नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन क्रमांक 1, 2, 3, 5 जहाँ होगा वो सही हो जाएगा। तो हमारा 1, 2, 3, 5 हमारा ऑप्शन क्रमांक बी है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 17 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा मिलान सही है? नंबर 1 पीली क्रांति अंडे, सुनहरी क्रांति तिलहन, गोल क्रांति आलू और भूरी क्रांति उर्वरक। तो मैं आपको बता दूं, जो गोल क्रांति आलू सही है और हमारा भूरी क्रांति उर्वरक ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 और 4 जहाँ भी होंगे वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 3 और 4 है हमारे डी में। तो 3 और 4 डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि नंबर 1 यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। दूसरा है, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत तो बढ़ाता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत कम करता है। सी है हमारा, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत बढ़ाता है। और डी है हमारा, यह घरेलू मुद्रा में निर्यात और आयात की कीमत कम करता है। तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन है, इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक ए। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है? तो दोस्तों नाबार्ड में हमारे भारत सरकार का 99% हिस्सा है। इसकी स्थापना जो थी 1982 में हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन है, ये हमारा 2006 में लागू हुआ था। भारत में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में लागू हुआ, पारित हुआ था। और जो लागू हुआ था, आप लागू की भी डेट याद रखें, ये तो पारित की डेट हो गई और लागू हमारा 2011 में हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 21 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपकी इतनी मदद करते हैं, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी मदद मिलेगी।
जो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सबसे टफ होता है जीके में, तो इसको हम सरल तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, सबसे डीप तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। हमारे चैनल पर इस प्रकार की काफ़ी वीडियो अपलोड की चुकी हैं, जो भारत के जीके, विश्व का जनरल नॉलेज, विश्व का जनरल ज्ञान, जीए, जनरल साइंस के काफ़ी वीडियो लेक्चर डले हुए हैं। हमारी लाइव स्ट्रीम चली थी, उसमें ये वीडियो चले थे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों, साथ ही साथ में लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। और हमारे भारत से रिलेटेड, विश्व से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई हैं, उस लिंक को क्लिक कर आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 हमारा क्या है, भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? नंबर 1 दीर्घावधि उधार, नंबर 2 मध्यावधि उधार, और नंबर 3 लघु अवधि उधार, और नंबर 4 है हमारा अत्यंत दीर्घावधि उधार। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक ए है, दीर्घावधि उधार, सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रिजर्व ट्रेंच स्थिति आरटीपी एक शब्द है जिसका निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक डी है वो सही हो जाएगा। क्या है? जो हमारा किसी सदस्य के कोटा और आईएमएफ की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच में एक देश के रिजर्व ट्रेंच स्थापित आरटीपी है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही? कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है? तो मैं बता दूं, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है, जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना है, वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से नहीं चल रही है। इसका फुल फॉर्म होता है DMICDC। राष्ट्रीय लघु बचत निधि किसके निम्नलिखित में से किसका भाग है? नंबर 1 भारत के समेकित निधि, भारत का सार्वजनिक खाता, भारत का अक्षमिक निधि, प्रधानमंत्री राहत निधि। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक बी है, भारत का सार्वजनिक खाता, वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 आपके सामने लेकर आ चुके हैं। भारत में कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित मुद्रा में से किसमें है? नंबर 1 US डॉलर, नंबर 2 भारतीय रुपये, नंबर 3 जापानी येन, और नंबर 4 है यूरो। तो इसका हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। मनरेगा और NRLM जैसे कई प्रमुख योजनाओं के प्रमुख विशेषताओं में से यह है कि वे मांग संचालित हैं। यह मांग संचालित योजना की सुविधा विशेषताएं क्या है? नंबर 1 प्रक्रिया समाज में जर्मनी स्तर पर प्रेरित है। योजना अत्यधिक केंद्रीकृत हैं और कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक डी है वो सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय केसर मिशन की उपयोजना के रूप में लॉन्च किया गया। नंबर 1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नंबर 2 राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नंबर 3 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और नंबर 4 है नेशनल कैश क्रॉप प्रोग्राम। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक सी है, ऑप्शन क्रमांक सी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में क्या मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? नंबर 2 बैंक रेट बढ़ाना, नंबर 2 रिजर्व अनुपात अनावश्यकताओं बढ़ाना, खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना, और क्रेडिट राशनिंग। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन क्रमांक सी है, खुले बाजार में सुरक्षाएं खरीदना। नेक्स्ट है हमारा, भारत में
अप्रत्यक्ष कर। भारत में अप्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है? CBED, CBDT, CBEC और CBIT। तो मैं बता दूं, इसका जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन क्रमांक सी है, CBEC। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक ऑफ एक्सेस एंड कस्टम्स। क्या होती है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्सेस एंड कस्टम। तो इसका हिंदी अनुपात क्या होता है? केंद्रीय उत्पादन और सीमा शुल्क बोर्ड। नेक्स्ट हमारा 30, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मासिक रूप के में जारी होता है? WPI, CPI, IIP। तो मैं बता दूं, CPI की फुल फॉर्म होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और IIPP की होती है औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक, और WPI की होती है थोक मूल्य सूचकांक। तो इसका जो हमारा जो ऑप्शन क्रमांक डी है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, क्योंकि जो मासिक डेटा होता है उसमें ये तीनों ही मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर, दूसरा एक्साइज ड्यूटी, नंबर तीसरा बिक्री कर, और नंबर चौथा है सेवा कर। तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन क्रमांक ए सही हो जाएगा, निगम कर। नेक्स्ट हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी, बिक्री कर। तो इसका भी ऑप्शन क्रमांक सही हो जाएगा, आयकर। प्रत्यक्ष कोड आयकर से संबंधित है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में क्या आदर्श निर्यात उत्पन्न करता है? मछली, आयात और यात्रा, आभूषण और हथकरघा। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यात्रा और यात्रायात सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI और विदेशी संस्थागत निवेश FII किस मामले में अलग हैं? तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक ये है वो सही हो जाएगा। FDI पूंजी प्रौद्योगिकी प्रबंधन लाता है और FII केवल पूंजी लाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न क्रमांक 35 लेकर आते हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में निर्धारित किया गया? राजस्व घाटे का उन्मूलन, प्राथमिक घाटे का उन्मूलन, कुछ स्थितियों को छोड़कर RBI से केंद्र सरकार द्वारा गैर उधार लेना, और नंबर चौथा है सकल घरेलू उत्पादों में प्रतिशत के रूप में किसी वित्तीय वर्ष में सरकारी गारंटी को ठीक करना। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? मृदा स्फीति, अपस्फीति और मृदा स्फीति जनित मंदी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक ए, मृदा स्फीति। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही प्राथमिक घाटे को बताता है? राजस्व व्यय, राजस्व प्रांतीय, तो गलत है। RBI की ट्रेजरी बिलों और सरकार के बाजारों उधार में इसका योगदान को होल्डिंग और शुद्ध वृद्धि का योग, बजटीय घाटा और सरकार बाजार उधार लेन देनदारियों को, और हमारा चौथा वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान। ये हमारा ऑप्शन क्रमांक डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है? बड़ी पूंजी के उद्योग, महिला उद्यमी, भारत में प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले किसान, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम। तो उद्यम हेल्पलाइन किससे संबंधित है दोस्तों? सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यम। राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो हमारी ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण से संबंधित है। ऑप्शन क्रमांक सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित करों पर ध्यान दीजिए। सेवा कर, CA के कार्य पर कर, निवेश पर कमाई द्वारा ब्याज कर,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? नंबर 1 केवल 1, तो ये सही हो जाएगा। जो सेवा कर होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट है हमारा 41। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान लगाकर लास्ट तक देखिएगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन जो लास्ट में हमारे 80 से लेकर 100 तक के जो क्वेश्चन आंसर डले हुए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं दोस्तों। तो अब हमारा जो 41 प्रश्न है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम दोस्तों हमारा 1948 1948 में 1948 में दोस्तों पारित किया गया। नेक्स्ट है हमारा परिवार नियोजन बीमा योजना कब लॉन्च हुई? परिवार नियोजन बीमा योजना हमारी 2005 में लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के अनुसार राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक बी है 5000 हेक्टेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा भारत में निम्नलिखित राशि में किसके संयंत्र और मशीनरी में निवेश को भारत की छोटी इकाई कहा जाता है? छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो इसका मैं बता दूं ऑप्शन क्रमांक डी 25 लाख रुपए। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट से पता चला है कि 2004-2005 में भारत की गरीबी, जिसे उस समय 27% मापा गया था, वास्तव में 10% से अधिक बढ़ गया है और वास्तविकी गरीबी 37% थी। भारत में गरीबी के इन दो विरोधाभासी मापों के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? तो मैं बता दूं इसमें नई गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी कैलोरी जैसी वस्तुएं और सेवा तक व्यापक पहुंच पर गरीबों को मापती है। ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही हो जाएगा। नया दोस्तों अब आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से किससे वित्त मंत्रालय के बजट के संबंध में रसीदों और व्ययों में रुझानों की हर तिमाही की समीक्षा करने और संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसे रखने की आवश्यकता है? नंबर 1 भारत का संविधान, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003, प्रत्येक वर्ष का वित्तीय नियम, राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक बी है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनमें से कौन सी अनुसूचित क्रम योजनाओं में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है? केवल 1, केवल 2 और 1 और 2 दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है? नंबर 1 मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से हमेशा मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। मुद्रास्फीति तब होती है जब धन का मूल्य घटता है। जब लागत में हुई वृद्धि को कवर करने के लिए कीमतों में वृद्धि होती है तो इससे लागत मुद्रास्फीति पैदा होती है। और नंबर 4 है मुद्रास्फीति से देश के भीतर आय को पुनः वितरण का असर होगा। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन क्रमांक ए है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। 49 प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे क्षेत्रों को जाना जाता है जिनकी औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक IPP डेटा के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक C8 सही है।
नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस सलाह को देने के लिए बनाई गई। नंबर 1 BPL जनगणना की उपयुक्त पद्धति गरीबी आकलन। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन है वो है BPL जनगणना उपयुक्त पद्धति, केवल 1। नेक्स्ट है हमारा 51 वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था दोस्तों। तो हमारे जस्टिस VN श्री कृष्ण वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम पुनः स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना सन दोस्तों 7 में हुई थी, 2007 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क निम्नलिखित में से किसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। किसके लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये ग्राम पंचायत के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड्स में विनियमित करता है। RBI, SEBI, SBI और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन क्रमांक B SBI भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारत में म्यूचुअल फंड्स को विनियमित करता है। इसकी स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल 1992 में हुई। 12 अप्रैल 1992 में हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे वित्तीय जिम्मेदारियों और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या था। राजकोषीय लाभ हासिल करना, राजस्व घाटे को ख़त्म करना, राजकोषीय घाटे को ख़त्म करना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है राजस्व घाटे को ख़त्म करना। नेक्स्ट है हमारा गहन कृषि विकास कार्यक्रम IADP के सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अंतर है दोस्तों। जो हमारा ऑप्शन क्रमांक B सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारत में समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है। तो हमारा भारत का सबसे बड़ा बाजार यूरोपियन यूनियन है। तो ऑप्शन क्रमांक B सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 58 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है। भारत के बजट से जुड़ा कौन सा नहीं है। तो इसका जो कठोर बजट है हमारा दोस्तों, जो कठोर बजट है वो आमतौर पर भारत के बजट से जुड़ा नहीं है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तरलता का समायोजन सुविधा, मुद्रा का अवमूल्यन, खुला बाजार परिचालन, इनमें से कौन सा वित्तीय उपाय है। तो इसका जो ऑप्शन क्रमांक B है मुद्रा अवमूल्यन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज और गांव उद्योग और शहरी हस्तशिल्प उद्योग। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में उपरोक्त में से किसे कर्ज देने के लिए की गई। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन केवल 2 है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है। किस अधिनियम के अंतर्गत बंद है दोस्तों। तो FEMA फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत भारत को हवाला लेन देन बंद करने का यह नियम 29 दिसंबर 1999 को बना। नेक्स्ट हमारा 61 है। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र हमारा इंदौर में है। नेक्स्ट है हमारा ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा
कार्यान्वित की जा रही है। कृषि मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम अनाज बैंक योजना, और हमारा अगला है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन क्रमांक सी, ग्राम अनाज बैंक परियोजना सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाएंगे। भारत में डॉलर रुपए विनिमय दर किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो ये हमारी कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, 63 प्रश्न हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से ध्यान दीजिए। कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज गांव उद्योग और शहरी हस्तशिल्प उद्योग। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को उपरोक्त में से किसको कर्ज देने के लिए हुई? तो मैं बता दूं, ये कृषि, छोटे पैमाने उद्योग, कॉटेज गांव के उद्योगों को देने के लिए ऑप्शन क्रमांक सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित समितियों में से किसकी सिफारिश पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर पुनर्गठन किया गया? सुरेश तेंदुलकर समिति, राधाकृष्ण समिति, YSP थोरात समिति और उषा थोराप समिति। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन क्रमांक बी, राधाकृष्ण समिति सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किस आय पर निर्भर है दोस्तों? तो ये हमारी 2005 क्रय शक्ति समानता में $1.25 प्रतिदिन हैं। नेक्स्ट है हमारा 66। भारत में डॉलर रुपए विनिमय की दर किस पर निर्भर करती है? सरकारी नियंत्रण, मांग आपूर्ति या संतुलन, RBI का मैट्रिक नीति। तो इसका जो हमारा केवल टू ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन है हमारा, मांग आपूर्ति असंतुलन। नेक्स्ट है हमारा, पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? आदर्श आयात, आदर्श निर्यात, दृश्य आयात और हमारा दृश्य निर्यात। तो इसको हम रखते हैं आदर्श निर्यात में। नेक्स्ट है हमारा, खाद्य कूपन का विचार किसने दिया? तो खाद्य कूपन का विचार हमारा कौशिक वासु ने दिया। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिनकी संख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? निम्नलिखित में से 500 से अधिक होती है तो ग्राम सड़क योजना लागू की जाती है। अगर सरकार द्वारा RBI सरकारी प्रतिभूतियों को खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे निम्नलिखित में से किसमें से रखा जाना चाहिए? तो इसे घाटा वित्त पोषण में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को ध्यान दीजिए। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इनमें से क्या राज्यों में गरीबी को मापन के लिए लकड़ा वाला फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है? तो मैं बता दूं, इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक 1 और 2 सही हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम FSAP एक देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, G20, विश्व आर्थिक फोरम और विश्व बैंक। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है हमारा,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं को न्यूनतम अनुपात क्या होना चाहिए दोस्तों? 30%। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्व कार्य समूहों के मदद करने के लिए बनाई गई थी? तो इसमें हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी दोस्तों? जो ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक जो पुस्तक थी वो सी रंगराजन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? वो सी रंगराजन ने लिखी थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य यह सुनिश्चित कराना है कि प्रत्येक पहचान किए गए ग्रामीण गरीब परिवारों को कम से कम एक सदस्य अधिमानता एक महिला की निम्नलिखित नेटवर्क योजनाओं सुविधाओं में से किसके बीच समय समय पर लाया जाएगा? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। COFE-POSA की स्थापना किसके उद्देश्य से हुई? तो इसका जो तस्करी को रोकने के लिए, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए COFE-POSA की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा 78 प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट आज़ादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे? तो ये नोट हमारे 1954 में शुरू किए गए थे और 1978 में इनको बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम उपाय LOLR के ऋणदाता के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो हमारा RBI कठिनाई के समय वाणिज्यिक बैंकों की मांगों को पूरा करता है। तो ये हमारा ऑप्शन क्रमांक भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। व्यापारों की आर्थिक संबंधी समिति TERC की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान दीजिए। तो इसका जो हमारा ऑप्शन क्रमांक हमारा जो B है 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी कंपनी का प्राइवेटीकरण सबसे पहले हुआ? सबसे पहले किसका प्राइवेटीकरण हुआ? तो मैं बता दूं दोस्तों, मारुति उद्योग लिमिटेड का सबसे पहले प्राइवेटीकरण हुआ। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 2005 में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नॉर्वे की मुद्रा क्या है? तो नॉर्वे की जो मुद्रा है वो क्या है? जो नॉर्वे की मुद्रा है वो है नॉर्वेजियन क्रोन। ये 1875 में हुई। इसकी शुरुआत 1875 में हुई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद भंडारक वाणिज्यिक बैंकों को बढ़ाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे संबंधित कदम होगा? खुले बाजारों में बॉन्ड खरीदना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी उपाय नहीं है? तो इसमें जो है ओपन मार्केट सुरक्षा खरीदना, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाली समुद्री खाद्य पदार्थ कौन सा है? जो हमारा समुद्री खाद्य पदार्थ है कौन सा है? वो है जमे हुए झींगा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। 89 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस देश से भारत में FDI के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग से संबंधित सबसे अधिक समस्या पैदा करता है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, मॉरिशस और मालदीव। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन क्रमांक C मॉरिशस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। सार्वभौमिक सेवादायक
डिग्री की स्थापना भारत सरकार ने किस विभाग के अंतर्गत हुई? तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन है, इसका हमारा सही ऑप्शन है दूरसंचार विभाग। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट प्रश्न हम आपके सामने लेकर आते हैं 91। सरकार घाटे के वित्त पोषण में अंतिम उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी करती है? नंबर 1 भारी उधार, नंबर 2 अतिरिक्त उधार, नंबर 3 भारी अनुदान, और है हमारा अगला नोटों की छपाई। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है नोटों की छपाई। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित औद्योगिकी नीति संकल्प कथन में से कौन सा विकास महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो इसका हमारा सही ऑप्शन है औद्योगिक नीति संकल्प 1956। नेक्स्ट है हमारा जिसका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF, जिसका उद्देश्य पिछड़ा क्षेत्रों में विकास को उत्प्रेरित करना, अगस्त 2006 में CCEA द्वारा अनुमोदित द्वारा की गई BRGF की योजना शुरू करने में कितने ज़िले में शुरू की गई थी? तो ये दोस्तों 250 पिछड़े ज़िलों में शुरू की गई थी। उधार विनिमय की दर प्रणाली LERMS कब लॉन्च की गई? तो ये हमारी 1992 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट है हमारा भुगतान संतुलन के संदर्भ में मर्चेंडाइज निर्यात हो जो विदेशी के माल की बिक्री का संदर्भ देता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? नंबर 1 चालू खाता, नंबर 2 चालू खाते में डेबिट प्रविष्टि, पूंजीगत खातों में क्रेडिट प्रविष्टि, पूंजीगत खातों में डेबिट प्रविष्टि। तो इसका हमारा जो ऑप्शन क्रमांक है चालू खाते में क्रेडिट प्रविष्टि सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी विदेशी मुद्रा प्रबंधक अधिनियम 1999 के प्रवर्तन और भारत धन शोधन अधिनियम 2002 के रोकथाम के लिए जिम्मेदार है? तो इसका हमारा जो सही ऑप्शन है वो है प्रवर्तन निदेशालय। नेक्स्ट है हमारा भारत में किस राज्य में सर्वाधिक निर्यात उन्मुख इकाई है? कौन सी उन्मुख इकाई है? तो ये कर्नाटक की उन्मुख इकाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रही है। मैं आपको बता दूं इस प्रकार की काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर डली हुई है। SW क्रिएशन चैनल हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट चैनल है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कक्षा 10वीं में हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी वीडियो डली हुई है, उन सभी को देखें। तो आज की इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।